तो आईपीएल को आज एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। फाइनल में बेंगलुरु और पंजाब की टीमों की टक्कर है और दोनों ने ही आज तक चैंपियनशिप नहीं जीती है, इसलिए दोनों के लिए बेहतरीन मौका। आईपीएल 2025 का फाइनल आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु और पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को पहले टाइटल का इंतजार है। इस फाइनल पर विराट कोहली के फैंस की भी नजर है, क्योंकि कोहली अभी तक एक बार भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की स्ट्रेटेजी भी देखने लायक होगी। तो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का, लेकिन भी है इसमें इस फाइनल पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आपको बताते हैं कि बारिश में अगर मैच धुल गया तो क्या होगा। अहमदाबाद में आज बारिश की आशंका है। इसे देखते हुए बीसीसीआई ने इंतजाम किए हैं। मैच के लिए अतिरिक्त 120 मिनट रखे गए हैं। आज मैच नहीं हुआ तो कल खेला जाएगा। 4 जून को भी नहीं हुआ तो लीग राउंड में जो टीम आगे थी वो विनर होगी। पंजाब की टीम बेंगलुरु से आगे थी, तो अगर मैच पूरी तरह धुल गया तो पंजाब को विनर घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि फैंस को उम्मीद है कि मैच पूरा होगा। अयोध्या की पावन रामनगरी एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है और ये 5 जून तक चलेगा। अयोध्या में 3 से 5 जून 2025 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार और 14 अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान की शुरुआत हुई। ये आज शाम 6:30 बजे तक चलेगी। आज पंचांग पूजन, यज्ञ मंडप पूजन, गृह यज्ञ, अग्नि स्थापना, हवन और मूर्तियों का जल अभिषेक होगा। और अब खबर बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक शोरूम में लूट हो गई। बदमाश लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। देश के सबसे पुराने, बड़े और व्यस्त बाजारों में है चांदनी चौक, लेकिन सोमवार को यहां दिन दिहाड़े लूट हो जाती है। एक ज्वेलरी शोरूम में फायरिंग के बाद 35 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। वारदात के बाद ज्वेलरी शोरूम मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस 3 बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली के संजय वन इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर 18 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 1 जून की शाम को जहांगीरपुरी के रहने वाली एक महिला ने मेहरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 18 साल की बेटी सुबह स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्लास के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को मृतका के दोस्त ने ही अंजाम दिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी नेता संदीप ठाकुर हिस्ट्री शीटर थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उनकी हिस्ट्री शीट खत्म कैसे हो सकती है। हिस्ट्री शीटर रहे बीजेपी नेता संदीप ठाकुर की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर हंगामा खड़ा हो गया। पीएम 30 मई को कानपुर आए थे। संदीप का नाम पीएम मोदी से मिलने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट में था। अब कानपुर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नेताजी हिस्ट्री शीट कैसे खत्म हो गया। नियम ये है कि किसी की मौत के बाद ही ये खत्म हो सकता है, उससे पहले हिस्ट्री शीट केवल बंद हो सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ बदमाश एक दुकान में लूट के इरादे से पहुंचे। बदमाशों ने बुर्का पहन रखा था, लेकिन इनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो एक बदमाश है, जो अपने साथियों के साथ एक ज्वेलरी शोरूम में लूट के इरादे से पहुंचा था। इसके साथी तो भाग गए, लेकिन ये पकड़ लिया गया। इसके शरीर पर जो फटे हुए काले कपड़े दिख रहे हैं वो दरअसल एक बुर्का है, जो ये और इसके साथी पहन कर आए थे ताकि पहचाने ना जा सके। दुकानदार महिला ने बहादुरी दिखाई, जिसके चलते कोशिश सफल न हो सकी। सीबीआई ने एक आईआरएस ऑफिसर अमित कुमार सिंघल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रिश्वतखोरी के मामले में उन्हें एक सहयोगी संग गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की इस कार्रवाई में दिल्ली, मोहाली, मुंबई और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से करीब 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और लगभग 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अफसर अमित कुमार सिंघल 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी अधिकारी ने आयकर विभाग से राहत दिलाने के बदले उससे 45 लाख की रिश्वत मांगी थी। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकवाद से संबंधित एक मामले में सोमवार को ठाणे जिले में बड़ी कार्रवाई की है। बताया ये जा रहा है कि इस इलाके में कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे थे, जिनमें सिमी का एक पूर्व अधिकारी भी शामिल था। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने सोमवार को ठाणे के पटगा और बोरीवली में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब अब्दुल हामिद नचन के घर पर भी छापे मारे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मोबाइल, धारदार हथियार, संपत्ति से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुछ लोगों को संदिग्ध हालात में देखा गया। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कठुआ के जंगलों में संदिग्धों की तलाश हो रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकन्ना है। दरअसल कठुआ के हीरानगर के सलादी इलाके में एक स्थानीय नागरिक ने 3 संदिग्धों को देखा। उसके बाद इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी गई, जिसके बाद संयुक्त अभियान दल घने जंगलों में उतर गया और उनकी तलाशी शुरू कर दी गई। सुरक्षा बल ने कठुआ राजमार्ग पर भी सतर्कता बढ़ा दी। इस ऑपरेशन में लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है, ताकि जंगल और उसके आसपास का सही से आकलन किया जा सके। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात बदल रहे। पहलगाम के बाद सैलानी कम जरूर हुए थे, लेकिन अब आवाजाही बढ़ने लगी है। थाईलैंड से बाइकर्स का एक ग्रुप भी यहां पर आया हुआ है। इस जोश का कहना ही क्या, थाईलैंड से आए ये मेहमान बेहद खुश हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद ये डल लेक देखने पहुंचे। ये विदेशी मेहमान कश्मीर की खूबसूरती का दीदार कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रुप में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें शर्मिष्ठा को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखने की शिकायत की गई है। उनके वकील ने शर्मिष्ठा की सेहत को लेकर भी चिंता जताई है। विवादित पोस्ट को लेकर जेल पहुंची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने कोर्ट में जो अर्जी दी है, उसमें शर्मिष्ठा को मौलिक अधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया गया है। शर्मिष्ठा के वकील ने कहा है कि उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और शर्मिष्ठा की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स। देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में यौन शोषण और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहे इस आरोपी पर बेहद शर्मनाक आरोप लगे हैं। इसने बोर्डिंग स्कूल में रह रहे 2 बच्चों का यौन उत्पीड़न किया और उनके साथ मारपीट भी की। पीड़ित बच्चे मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने FIR करवाई। जो अभियुक्त इसमें नामजद था, उसको जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई और बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर राजस्थान से। कोटा में एक दंपत्ति ने अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लाखों रुपए गंवा चुके थे। घटना कोटा ग्रामीण के खेड़ा रामपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते खेलते युवक पर इतना कर्ज हो गया कि उसने पत्नी के साथ सुसाइड कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक ने सुसाइड करने से 1 दिन पहले अपनी पत्नी की बड़ी बहन को कॉल कर कहा था। ऑनलाइन गेम में 4 से 5 लाख रुपए तक का कर्जा हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और खबर राजस्थान के झुंझुनू से आई, जहां पर सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। आखिर क्यों हुआ, ये आपको बताते हैं। हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ान भरकर हरियाणा के हिसार जा रहा था। इस दौरान झुंझुनू में अचानक मौसम खराब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मौसम में सुधार आया तो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हालांकि कुछ ही देर बाद फिर बूंदाबांदी और तेज हवा का दौर शुरू हो गया। फिर लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। और अब रुख करते हैं असम का। असम समेत पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर पूर्वी में बाढ़ लैंडस्लाइड ने हाहाकार मचा रखा है। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
असम के 22 जिलों में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी खेतों और गांवों में घुस गया है। करीब 1200 गांव पानी हो चुके हैं। असम में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। यही हाल नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों का है। फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड ने हालात खराब कर रखे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 29 मई से अब तक करीब 40 लोगों के मरने की खबर है। अगर असम की बात करें तो असम का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लाखों लोग प्रभावित हैं। भारी बाढ़ के बाद असम के लखीमपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। इन भयावह तस्वीरों के बीच एक मां अपने बेटे के साथ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही है। इलाके में चारों ओर सैलाब है। इस बीच देखिए कैसे इस महिला ने अपने बेटे के बाद खुद को बचाने के लिए केले के तने को नाव का रूप दे दिया। केले के तने पर माँ बेटे सवारी कर रहे हैं और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो असम के उत्तर लखीमपुर का है, जहाँ हर किसी का यही हाल है। अगली खबर का रुख करते हैं। सिक्किम में हुए जबरदस्त भूस्खलन में सेना के 2 जवानों और एक पोर्टर की जान चली गई। हादसे में 6 जवान लापता बताए जा रहे हैं। हादसा लाचेन जिले के चाटेन में हुआ। अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए तैनात जवान शिविर में मौजूद थे। उसी दौरान वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है। 4 जवानों की किस्मत अच्छी रही, जिन्हें मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया। इन सभी को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मुनीश ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लाखेड़ा की इस हादसे में जान चली गई। 6 जवान लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से त्रिपुरा में हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविर पहुंचे। त्रिपुरा में सरकार 34 जगहों पर शिविर लगाकर रखा हुआ है। त्रिपुरा के निचले इलाकों में पानी ही पानी है। लोगों के घरों में सैलाब है और लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। अचानक आई बरसात की वजह से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। सरकार ने जिन 34 शिविरों का इंतजाम किया है, उनमें 8000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ को लेकर आगे बढ़ेगी और 6 जून को वक्फ का उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट पोर्टल के माध्यम से देश भर के वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। हर संपत्ति का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर देना होगा। संपत्तियों की जियो टैगिंग भी अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि पिछले 17 महीनों में 790 महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए, उनमें 19 महिला गन्ना मजदूर भी शामिल हैं। इनमें 30 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं अधिक हैं। पहले भी बीड़ जिले में महिला मजदूरों के गर्भाशय निकालने की चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। पटना एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल बंद हो गया। यहां नया टर्मिनल बन चुका है। पुराना टर्मिनल अब यादों में रह जाएगा। आज रात से इतिहास बन गया पटना एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल। आपको बता दें कि पुराने टर्मिनल ने बिहार के लोगों की लगभग 20 साल से अधिक समय तक सेवा की। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को नया टर्मिनल मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को इस अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। आज से नया टर्मिनल चालू हो गया है। इसमें बड़ी पार्किंग की भी व्यवस्था है। एक्सरे मशीनों की संख्या भी बढ़ गई है। देश भर में खान सर के नाम से प्रसिद्ध फेमस यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने कुछ दिनों पहले शादी कर ली थी। सोमवार को पटना में शानदार रिसेप्शन पार्टी उनके लिए रखी गई। इसमें कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। खान सर की इस पार्टी में बिहार के राज्यपाल, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान उनकी पत्नी कौन है, इस राज पर से भी पर्दा उठ गया। इस रिसेप्शन पार्टी में पहली बार खान सर की पत्नी सार्वजनिक रूप से दिखाई दी। हालांकि वो घूंघट में थी। उनका नाम AS खान बताया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तुर्की
कि इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई। दोनों पक्ष कई मामलों पर सहमत हुए, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बनी। दोनों देशों के बीच ये वार्ता करीब 1 घंटे चली। दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष मारे गए सैनिकों के शव भी वापस लौटाएंगे। यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर की मांग की थी, लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये वार्ता ऐसे वक्त में हुई जब कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन ने रूस में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया था।